और सबसे ज्यादा अगर कोई अपने आप को हीरो कहलाना, महान कहलाना अगर कोई चाहता है तो वो वाल्मीकियों के बराबर में आकर के खड़ा होता है, तब वो देश के अंदर महान कहलाया जाता है। अधिकार दिया, चाहे वो ऊपर आज कोई भी राजनीतिक दल अगर हमें अधिकार देने का काम करता है तो दल बदलते रहते हैं और हमारी पार्टी एक ही रहते रह जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा नहीं है। तो जब उन्होंने देश को टेलीग्राम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के अधिकांश पंजाब के वो 1500 लोग थे जिन्होंने अपने खून से ये पत्र लिख करके वहां जहां गोल में सम्मेलन था वहां भेजा था, तब जाकर के उनको वहां स्थान दिया गया। तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और मुरादाबाद की ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जो युवा समाज के लिए इतना औंधा काम करते हैं और इतने जिगर के साथ काम करते हैं। उनके काम हमने जब सुने और जब सोशल मीडिया पर देखे तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे युवा भी हैं जो ईमानदारी से समाज के लिए समर्पित है और काम करते हैं। उनका कोई लोभ लालच नहीं है। तो उनकी चर्चा सुनकर बड़ा अच्छा लगा और कैसा उनका सम्मान उनके लोग करते हैं, मुरादाबाद के लोग करते हैं और अदर समाज भी यानी जनरल लोग भी उनका सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समर्पित भाव से जो है समाज के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं और शोषित, पीड़ित, वंचित सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, विधवाएं बहनें या माताएं जो भी है उनके लिए भी अच्छा काम करते हैं। तो मयंक हंसराज जी हमारे साथ में हैं। मयंक, पहले तो मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सुनील अंजाना जी। जो काम आप पूरे देश भर में और मीडिया के माध्यम से आप पूरी दुनिया में समाज की आवाज़ को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत सराहनीय होने के साथ साथ उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज देश में युवाओं के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में हम भी इसी सोच के साथ देश में, प्रदेश में इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं कि जहां प्रत्येक जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो सब आज आगे बढ़ने की गति में काम कर रही हैं, पर हम आज भी उल्टे पैर चलने का काम कर रहे हैं। जहां मिनिमम वेजेस के नाम पर, क्योंकि जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, जिस समाज की बेटी कोख से मैंने जन्म लिया है, मुझे सबसे ज्यादा अगर पीड़ा है और सबसे ज्यादा अगर कोई अपने आप को हीरो कहलाना, महान कहलाना अगर कोई चाहता है तो वो वाल्मीकियों के बराबर में आकर के खड़ा होता है, तब वो देश के अंदर महान कहलाया जाता है। चाहे वो महात्मा कहलाए जाने वाले गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो और चाहे प्रियंका गांधी जो वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करती हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन विडंबना ये है कि सब हमारे साथ खड़े होकर के अपने आप को तो महान बन जाते हैं, पर हमें महानता का कोई भी मूल मंत्र या उद्देश्य या दिशा देने का काम लेश मात्र भी नहीं करते हैं। और हमें अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपना घर सुधारें, फिर अपना क्षेत्र सुधारें और फिर कहीं जाकर के देश सुधर सकता है। देश अगर विश्व गुरु बन सकता है तो सिर्फ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की अगर उत्थान उसका होगा तब देश महान बनेगा। और वाल्मीकि समाज जिसने, चाहे वो क्रांति अंग्रेजों से लड़ने की रही हो या लोग अपने वक्तव्यों में जो कहते हैं हमारा 100-200 सालों का नहीं, हजारों सालों का इतिहास है। हमने वो गरिमामयी प्रेरणाओं की स्थापना की है जिससे आज तक हर धर्म, हर संस्कृति और इस देश की बुनियादें अपने आप में मजबूत बनी हुई है। लेकिन मयंक जी, पार्टियां तो कहती है कि हम वाल्मीकि समाज के लिए या सभी के लिए जो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये सोचना है कि पार्टियां सही से जो है वो नेतृत्व या उनका जो मूलभूत समस्या है उन पर काम नहीं कर रही। देखिएगा अंजाना जी, मैंने चर्चा में भी कहा आपसे कि हमारी सिर्फ एक ही पार्टी बची है। मुझे लगता है कि हम लोगों को जितने ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चला रहे हैं तो हमें इलेक्शन कमीशन को ये अपनी ओर से पत्र देना चाहिए कि जहां देश में समानता की बात संविधान में कही गई है, बाबा साहब अंबेडकर ने नर नारी पशु पक्षी पेड़ पौधे और प्रत्येक जाति समानता, प्रत्येक लिंग के व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया है, पर आज कोई भी राजनीतिक दल अगर हमें अधिकार देने का काम करता है तो दल बदलते रहते हैं और हमारी पार्टी एक ही रहते रह जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा। चाहे हम किसी भी दल में हो, हमारी पार्टी वही रहती है। ये आपने फैक्ट बात कही है, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि देखिए, अगर कोई सही में सही काम कर रहा है, पार्टी में कोई नेता अच्छा है और वो अपना
वो ओहदा रखता है जो उसे जनरल में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको एससी कैटेगरी में ही रखते हैं और उसको एससी कैटेगरी में रखकर या तो उसका जो उसके बढ़ते कदम उसको रोका जाता है। देखिएगा, देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। अभी हाल ही में आपने कर्नाटका में देखा और उस बात को बहुत जोर शोर से कहा गया कि एक गडरिया समाज का व्यक्ति हमने मुख्यमंत्री कर्नाटक के अंदर बनाया है। क्या वो ये गौरव वाल्मीकि समाज के लिए प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि ये तो वैसे ही समझा लिए जाएंगे, इनको इतना बड़ा ओहदा देने की जरूरत नहीं है, वहीं तक खुश रहेंगे। एक्चुअल में वो इससे करते क्या है कि हमारे लोगों की जो भी राजनीति पार्टियों के अंदर मेहनत कर रहे हैं उनकी छवि को धूमिल करने का काम उनके समाज के अंदर करते हैं, उनको कमजोर करने का काम करते हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति किसी मंच तक, किसी दल के किसी पद तक पहुंचता है तो वह अथाह संघर्ष और मेहनत से पहुंचता है। पर ये उसके समाज में राजनीतिक दलों की एक कॉन्स्पिरेसी साजिश है, सभी की समायोजित साजिश है कि ये कभी भी अपना एक गौरवान्वित स्तर समाज के भीतर ना दे पाए कि इनके नेता भी मजबूती से काम करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं, इनके नेता भी गवर्नर बनते हैं। और अगर कहीं एक बना देते हैं तो उसका ढोल ऐसे पीटा जाता है कि जब देश में राष्ट्रपति दलित बनाया जाता है तो न्यूज चैनल इसकी बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, डिबेट्स करते हैं कि दलित राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। वो जब राष्ट्रपति दलित बनाते हैं तो उसकी चर्चा खूब करते हैं, पर हमारी संसद के अपर हाउस राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किस जाति का बनाया जाता है इसकी चर्चा नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन बनाया है? जो कानून आप बनाते हैं, अगर पार्लियामेंट में पास होकर के कानून अगर जरूरत पड़ती है, अब तो जेपीसी का कोई महत्व नहीं रहा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई महत्व नहीं रहा है, बहुत सारी जो संसदीय समिति है उनके पास भी अब नहीं, अब कानून आते हैं और बस हूं कौन कह रहा है हाँ, कौन कह रहा है ना, उस पर कानून बन जाते हैं। फिर उसके बाद कानून कैसे बनता है? कानून बनता है राज्यसभा में जाकर के। आज आप देख रहे हैं कि कितने ही कानूनों में संशोधन किए गए हैं और हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी रूप में संविधान की मूल भावना और संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ ना की जाए। ये सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी है तो उस वर्ग की है। बाबा साहब का नाम लेने वाले बहुत वर्ग इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर हैं, लेकिन बाबा साहब को जब गोलमेज सम्मेलन के अंदर उनको दिखारा गया था और बताया गया था कि ये देश के नेता नहीं है, तो जब उन्होंने देश को टेलीग्राम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के अधिकांश पंजाब के वो 1500 लोग थे जिन्होंने अपने खून से ये पत्र लिख करके वहां, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। और अगर जिम्मेदारी हम देश के प्रति, संविधान के प्रति रखते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी अपने कौम के भी प्रति है, क्योंकि जिसकी जड़ मजबूत, जिसकी कौम मजबूत, उसका हर स्तर मजबूत। और अगर जिस दिन हम मजबूत होंगे उस दिन देश मजबूत होगा। किसी एक बूथ के मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होगा, देश के सबसे अंतिम खड़े व्यक्ति के मजबूत होने से देश मजबूत होगा। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। और ये सोच जो है, ये बड़ी सोच है जो मयंक जी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व जो है वो वाल्मीकि समाज का जो भी नेता करते हैं उनको जो है अच्छे नज़रिए से देखा जाए, उनकी जो काम करने का जो तरीका है उसको अपर रखा जाए। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी कैटेगरी में जो है वो जगह मिलनी चाहिए और उन्हें देश चलाने के लिए भी मौके जो है वो मिलने चाहिए, चाहे वो मंत्री पद के हो, चाहे मुख्यमंत्री पद के हो या प्रधानमंत्री पद के हो। वहाँ जहाँ गोल में सम्मेलन था वहाँ भेजा था, तब जाकर के उनको वहाँ स्थान दिया गया। आज़ादी जब मिली तो कैटेगरी बन गई कि सिर्फ उन्हीं को बनाना है, जवाहरलाल जी को जो है वो बनाना है। लेकिन अगर देश की उन्नति अगर चाहते, इस देश की सत्ता को मजबूत करना चाहते या देश की उन्नति चाहते तो बाबा साहब को जो है प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन इस पर कभी भी ना चर्चा हुई और ना अमल हुआ। चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे। अगर वो ब्राह्मण समाज से होते या किसी और अपर बिरादरी से होते तो शायद उनको मौका मिलता प्रधानमंत्री बनने का। देखिएगा, पहली बात तो अगर क्षमताओं से बात शुरू की जाए तो जो बाबा साहब ने अधिकार लेबर्स को दिए हैं, चाहे वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक किताब उन्होंने लिखी और महिलाओं को अधिकार देने का काम किया, द हिंदू कोड बिल वो लेकर के आए, जो मनुस्मृति या कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली किताबें हैं जिनके माध्यम से देश की महिलाओं को, मातृशक्ति को अपंग बनाने का काम किया जा रहा था,
तो सोचिए अगर नेशन बिल्डिंग हमें करनी थी, आपने हालांकि जो बात कही है कि हम कैटेगराइज पर्सन किसी को लेकर के आते हैं, लेकिन इसमें हम ये हिस्सा छोड़ रहे हैं कि वो एक कैपेबल पर्सन थे। वो कैपेबल पर्सन थे दुनिया के उन ऐसे ब्रेन्स में। मैं ये समझता हूं जिस समय वो इस दुनिया में रहे होंगे उस समय उनके जैसे ब्रेन्स, जब आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की आप बात करते हैं, औरों की आप बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब जैसा ब्रेन उस समय शायद ही कुछ एक रहे होंगे दुनिया के अंदर। और अगर उस समय ये निर्णय लिया जाता कि डॉक्टर BR अंबेडकर हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, तो ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, कभी 2047 का सपना देखते हैं, कभी 2030 का सपना देखते हैं, ये सारे सपने हमारी जो पिछली जो सदी बीती है उसके अंदर आप देश के अंदर देखते कि इकोनॉमी आज डॉलर के सामने पैसा गिर नहीं रहा होता अगर बाबा साहब प्रधानमंत्री होते। ये जो हमारा उनको देखने का चश्मा है, ये हम लोगों की गलतियां हैं कि हम दिखा रहे हैं कि हमारे घर का बेटा केवल हमारे घर का बेटा है, लेकिन वो देश का नहीं, वो पूरे एक युग का बेटा था जिसने एक ऐसे समाज को, एक ऐसे देश के अंदर काम करने का काम किया जो अपने आप को महान धर्म कहते हैं। तो सोचिए महान धर्म के अंदर अछूत कहां से पैदा हो जाते हैं, और जहां अछूत पैदा होते हैं तो वो धर्म महान कैसे हो जाता है। सोचिए जहां इतनी बड़ी विडंबना थी, उस देश को महान बनाने का काम, एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने का काम बाबा साहब ने किया। और चाहे वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स की बात हो, तो मेरा ये कहना स्पष्ट है कि वो देश के बेटे थे, वो एक युग पुरुष थे। अगर सच में युगो युगांतर तक किसी कोई नाम रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहेगा। और अगर किसी की भी जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जा रहा होता तो हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज होती, और आज हमारे देश पर दुनिया का कर्ज नहीं होता। हम अपने आप में एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था होते, चाहे हम 5 ट्रिलियन की होते या 50 ट्रिलियन की होते, लेकिन हम स्वावलंबी एक अर्थव्यवस्था होते। आज दुनिया के देशों का हमारा कर्ज हमारे ऊपर नहीं होता और हमारे पैसे की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। जी बिल्कुल। और भूखमरी से भी जो है लोग नहीं मरते। आज कुपोषण अगर देखा जाए तो देश में इतनी भारी तादाद में कुपोषण है और गरीबी इतनी है, लेकिन अगर बाबा साहब अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद एक भी गरीब ढूंढने से शायद नहीं मिलता बिल्कुल देश के अंदर। देखिएगा इसमें बहुत हमें तार्किक बात करनी पड़ेगी। पहले प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज कहते हैं हम DBT से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देते हैं। अरे जब आपके पास सारे डेटाज हैं, आज देश की 80 करोड़ आबादी को आप राशन दे रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर कंसिडर अबाउट दैट कि हाँ देश के अंदर 80 करोड़ गरीब हैं। और जब 80 करोड़ गरीब हैं तो उनके लिए नीतियां पहले निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नेशन नहीं है, ये एक सोशल, एक पब्लिक वेलफेयर नेशन है अपने आप में। ये एक लोक कल्याण की अवधारणा पर बना देश, और प्रदेश हमारा जो संघीय ढांचा है वो लोक कल्याण की अवधारणा पर है। अगर बाबा साहब होते तो आप निश्चिंत रहिए, कुपोषण तो बहुत दूर की बात है श्रीमान जी। हम वैसे भी आज अगर देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है वही तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती होगी ना। हमारे खर्च ज्यादा हैं तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो हमें समझना चाहिए कि आज भी ये जो दूसरे देशों की मदद करते हैं भूकंप के समय पर, सुनामी के समय पर, वो हमारी मेहनत के कमाए हुए पैसे से ही तो करते हैं। तो सोचिए अगर बाबा साहब का अगर जो जिस तरह का उनका इकोनॉमिकल, वो एक अर्थशास्त्री भी थे, तो अगर उस तरह से हम लोग काम करते तो आज हम दूसरे देशों की मदद कर रहे होते, या परिस्थितियां अगर जटिल भी होती तो उन पर बहुत मजबूती से हम काम कर रहे होते। और मैं अब इसके लिए बिल्कुल निश्चित हूं कि हाँ एक मजबूत स्थिति में हमारा देश होता और इस तरह की समस्याएं नहीं होती। चलिए अब आप युवाओं को, जो समाज के युवा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको आगे बढ़कर कैसे काम करना चाहिए, या अपने आप को कितना सक्षम और किस तरीके से करना चाहिए? देखिएगा आज बहुत ग्लोबलाइज टाइम में हम लोग हैं। आज अगर इस सेकंड दुनिया के किसी हिस्से में कोई चीज़ होती है तो वो दूसरे सेकंड दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सकती है। आज उस दौर, उस युग में हम लोग जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो एट प्रेजेंट टाइम की जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना एक इस तरह का नॉलेज है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता हो, आगे बढ़ाने में मजबूत करता हो, आपकी उस पर बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए।
कोई भी जीवन में केवल और केवल एक झंडे और ये नारे लगाना हमारा काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे झंडों को लहराने का काम हमने किया है, पर डंडा हमारा ही होता है जिसमें झंडे लहराते हैं, तो ही वो झंडे लहरा पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें एक संतुलित तरीके से काम करना चाहिए। और क्योंकि युवाओं की आप बात कर रहे हैं, हमारे समाज का युवा मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मैंने सीखा है, मेरे बड़ों ने कहा है और मैंने भी बहुत सारे मंचों से कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है। और ये वाल्मीकि समाज का युवा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम वाल्मीकि समाज के या और अपने दलित समाज के युवाओं से और सभी युवाओं से, देश के जो युवा हैं उनसे सिर्फ यही मैसेज हम देना चाहेंगे जागो समाज चैनल की ओर से कि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े, अपने रोजगार ना छोड़े और अपने परिवारों पर पूरा ध्यान दे। हाँ, जब कहीं आपको महसूस होता है कि देश के लिए आवाज़ उठानी है या कोई अपने समाज के अत्याचार की आवाज़ उठानी है, तो आप अपनी टेक्निक भी इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी नहीं है भीड़ से ही काम होता है, अपनी टेक्निक से भी काम होता है। दबाव बनाकर काम कीजिए और दबाव बनाने के लिए मयंक जी आपके साथ में हैं, जागो समाज चैनल आपके साथ में है और देश के हर युवा आपके साथ में है जो क्रांतिकारी हैं और जो अपनी टेक्निक से काम करते हैं। कभी भी सोशल मीडिया पर वो वायरल भी नहीं करते हैं, ना अखबारों में दिखाते हैं, ना ज़्यादा प्रचार करते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। मयंक जी ने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन वो कभी बताते भी नहीं हैं। और जागो समाज चैनल भी जो काम करता है तकरीबन तो हम दिखाते ही नहीं हैं, बहुत कम हम आपको दिखा पाते हैं, लेकिन बहुत से ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वैसे ही जो है निपटा देते हैं। तो जितने ये देख रहे हैं लोग, उनमें से भी पीड़ित लोग होंगे जिनके काम जागो समाज चैनल की ओर से किए गए हैं या मयंक जी की ओर से किए गए हैं, उन्हें हक अधिकार या अत्याचार जिन पर हुए हैं। तो बहुत से काम तो फ़ोन पर भी हो जाते हैं या खुद भी जाकर पर्सनली जाकर भी करा देते हैं। तो ये नहीं है कि हर बार हर रोज़ आप झंडा लेकर निकले सड़कों पर, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर ख़राब होता है। किसी के कहने पर भी, किसी के दबाव देने पर भी या कि भावुकता में भी कभी भी ज़्यादा सड़कों पर ना जाए, झंडा ना उठाए, क्योंकि आप अपने आप को मजबूत करिए, पहले अपने परिवार को मजबूत करिए, तब आप आवाज़ उठाने लायक होंगे किसी की, और आपकी बात भी तभी मानेंगे जब आप में दम होगा। तो ये बात ज़रा अपने जहन में डालिए, किसी की भी बातों में ना आइए और हर बार हर रोज़ अपना झंडा मत उठाइए किसी भी बात का। बड़े बड़े नेता है वो अपना आप निपटा देते हैं, हर काम निपटा लेंगे, वो कर सकते हैं वो, लेकिन क्या होता है बहुत से लोगों को दिखावा ज़्यादा पसंद है कि मेरे पीछे इतनी भीड़ है, मैं देखो इतनी भीड़ दिखा देते हैं। ये दिखावा विखावा जो है ये युवाओं का फ्यूचर ख़राब कर रहा है भाई, इस बात को समझो। आपका जीवन खराब हो रहा है, आप अपने जीवन को बचा के रखिए, अपने परिवार में लगाइए, अपने स्टडी कीजिए और तब अपनी बात को मजबूत तरीके से उठाइए। कोई भी आप मुद्दा लेते हैं तो पहले उसके बारे में जानिए, उसको स्टडी कीजिए, तब उसके बाद आप उसको मुद्दे को उठाएंगे तो आपका जो भी मुद्दा है वो सफल होगा और आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो इतनी चर्चाओं के साथ आज मयंक जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा और मुरादाबाद में आज बड़ा प्यार मिला मुरादाबाद के लोगों से, और मयंक जी से आज मुलाकात हुई। इनके साथी हैं जितने भी पंकज टाक जी है, अमर सिंह जी है, इनसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और पंकज टाक जो युवा है मुरादाबाद से हैं, वो भी बड़े अच्छे राइटर है, सिंगर है और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। बच्चों को शिक्षित भी कराते हैं, उनका स्कूल में किसी के कोई गरीब है तो एडमिशन करा देते हैं। और आज तक आपने पता भी नहीं होगा, आपने उनको देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो दिखावा नहीं करते। तो दिखावे पर ना जाए, अपना काम करें, अपने समाज के लिए काम करें, अपने परिवारों के लिए काम करें। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल। धन्यवाद।